अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण का उद्घाटन है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों होगा। भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण का जो उद्घाटन है, वो सिर्फ एक सामान्य मंदिर के निर्माण का उद्घाटन नहीं है, वो भारत के एक आस्था के सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन है। ऐसे बहुत से लोग थे, इन 500 सालों में इस राम मंदिर निर्माण के लिए असंख्य लोगों ने, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उन्होंने अपना बलिदान दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। और आप ये देखिए कि हमारी 4 सरकारों को उस समय पर बर्खास्त किया गया था, जब एक विवादास्पद ढांचे को ध्वस्त किया गया था जनता के द्वारा। मित्रों, ऐसे बहुत से लोग थे जो हमसे पूछते थे कि मंदिर तो बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। तो आज आपको या आपके माध्यम से ये डेट मैं उन तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि 22 जनवरी 2024 को देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। देश में सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी ने भगवान श्री राम, जो पूरे विश्व में अरबों लोगों की आस्था का केंद्र है, उनकी मान्यता है, उनके प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, उन भगवान श्री राम को काल्पनिक बता दिया था। इसी भगवान श्री राम के मंदिर में रोड़े अटकाने के लिए कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बाकायदा कोर्ट में कहा था कि 2019 से पहले इसकी सुनवाई को बंद किया जाए। लेकिन रामकाज में विघ्न कितने ही आए, लेकिन रामकाज होकर रहता है। मित्रों, इस देश में और इस राज्य में तुष्टीकरण सरकार की नीति बन चुका था, लेकिन 2014 में मोदी जी के आने के बाद में वो तुष्टीकरण संतुष्टीकरण की ओर बढ़ने लगा। लेकिन राजस्थान के हालात वैसे ही हैं और कांग्रेस के हालात भी वैसे ही हैं। देश की हमारी पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी की हत्या खालिस्तान के समर्थक लोगों ने की थी, खालिस्तानियों ने की थी। लेकिन आप ये देखिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले को खालिस्तान समर्थकों से जोड़ देते हैं और उनको जायज ठहराने का प्रयत्न करते हैं। शायद मुख्यमंत्री जी ने इंदिरा गांधी जी के हत्यारों को माफ कर दिया है, लेकिन भारत की सरकार अपनी पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को माफ नहीं करेगी और ये संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस के तुष्टीकरण के हालात ये है, आप ये देखिए, हमारे एक मित्र देश पर एक आतंकवादी संगठन ने एक बहुत बर्बर हमला किया। हजारों महिलाओं, बच्चों को बिना किसी अपराध के मार दिया गया, महिलाओं को निवृत्त करके घुमाया गया। कैसे कैसे वीडियो आपके सामने आए हैं, कैसे पेट में से पेट को चीर कर अजन में बच्चों को निकाल के मार दिया गया। ये सब हमने देखा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब इसके संबंध में एक प्रस्ताव पास किया सीवीसी के द्वारा, तो कहीं भी हमास के आतंकवादी संगठन की न तो आलोचना की, न इजरायल के समर्थन में कुछ कहा। उल्टा उन्होंने भारत सरकार की नीतियों का विरोध किया। ये जो सारा विरोध है मित्रों, ये अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण है। कांग्रेस पार्टी देश में मान के चलती है कि जो अल्पसंख्यक वोट है, जो मुस्लिम वोट है, वो उनका अपना वोट है और वो उसको सेव करने के लिए किसी हद तक भी देश की सुरक्षा से भी समझौता करने को तैयार रहती है। आप ये देखिए, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके गृह मंत्री ने जयपुर में भगवा आतंकवाद की थ्योरी दी, भारतीयता और भारतवंशियों को बदनाम करने का प्रयास किया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके युवराज राहुल गांधी ने अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोमर को कहा कि भारत को लश्कर-ए-तैयबा से ज्यादा खतरा हिंदूवादी संगठनों से है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। एक तरफ बीजेपी है, भव्य राम मंदिर का निर्माण
विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण, महाकाल कॉरिडोर का निर्माण, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलग जगाई है। देश में बिखरे हुए लोग जो अलग अलग जाति संप्रदाय में बिखरे हुए थे, उन सबको एकजुट करने का प्रयास किया है। लेकिन कांग्रेस की नीति हमेशा बांटने की रही है, और राहुल गांधी जी ने तो सारी हदें ही उसमें आप पार कर दी हैं। और वही स्थिति राजस्थान की है। आप ये देखिए, पिछले 5 साल के शासन में राजस्थान में क्या हुआ। पिछले 5 साल के शासन में कन्हैयालाल का मर्डर हुआ। कन्हैयालाल को लगातार धमकियां मिली, उसने पुलिस में रिपोर्ट की, लेकिन पुलिस ने उसको सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई। कांग्रेस पार्टी के लिए सामान्य घटना है। देश में एक चर्चित हत्याकांड हुआ, श्रद्धा हत्याकांड। क्योंकि श्रद्धा का मर्डर हुआ, उसके 35 टुकड़े कर दिए, लेकिन करने वाले युवक का नाम आफताब था, तो मुख्यमंत्री जी ने इसको हत्या नहीं बताया, दुर्घटना बताया। किस तरह से करौली दंगे हुए, जोधपुर में दंगे हुए, छबड़ा में दंगे हुए। करौली दंगों में तो कांग्रेस के पार्षद की भूमिका सामने आई। छबड़ा दंगे का आरोपी रोजा इफ्तार पार्टी में सीएम हाउस में था और कांग्रेस के नेताओं के साथ फोटो खिंचवा रहा था। आपने देखा किस तरह से पीएफआई को कोटा में रैली करने की अनुमति प्रदान की गई, जो एक आतंकवादी संगठन है, जिसको बैन किया गया है। आप ये देखिए, जयपुर में एक रोड रेज की घटना होती है, 2 मोटरसाइकिलें आपस में भिड़ जाती हैं, आपस में छुटपुट घटना, लड़ाई दुर्घटना होती है, और उस लड़ाई में एक युवक दुर्घटनावश मारा जाता है। उसको लेकर जयपुर को जलाने का प्रयास होता है। सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी रहती है, दुकानें लूट जाती हैं, और फिर उसको 51 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, उसको डेयरी दी जाती है, नौकरी की बात की जाती है। और इसी जयपुर के अंदर आप सबको ध्यान होगा, क्योंकि आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, उसका नाम था मनु वैष्णव। वो एक हॉकर था, और वो हॉकर अपने अखबार डालने के 125 रुपए लेने एक मुस्लिम के पास गया। उसने उसके पैसे देने माना करी, टालम टोल किया, उनके बीच तू मैमा हो गई और उसकी गर्दन काट दी गई। 51 लाख रुपए तो बहुत दूर की बात है मित्रों, उसके परिवार को 51 रुपए की सहायता भी इस कांग्रेस सरकार ने नहीं दी। राजस्थान में 7,500 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं। आप बताइए कि किन ऐसे मामलों में, दुर्घटनाओं के मामले सरकार ने 51 लाख रुपए दिया। सरकार हर बात को एक चश्मे से देखने का प्रयास करती है। लगातार अपराधियों को संरक्षण कांग्रेस की सरकार के द्वारा धर्म के आधार पर दिया जाता है। और जिस प्रदेश का मुखिया अगर दंगों के आरोपियों को कवरिंग फायर देगा, आप ये देखिए, जोधपुर में दंगे हुए, करौली में हुए, टोंक में हुए, और मुख्यमंत्री ने कहा ये दंगे नहीं है, छुटपुट घटनाएं हैं। बोला इसमें ज्यादा लोग मरे नहीं हैं, अगर दंगे होते हैं तो बहुत लोग मरते हैं, कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ गाड़ियां जलाई गई हैं, कुछ चाकूबाजी घटनाएं हुई हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, लेकिन दंगा नहीं है। जब किसी स्टेट का मुख्यमंत्री ये बात बोलेगा तो पुलिस का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? स्टेट का मुख्यमंत्री, जो स्टेट का गृह मंत्री भी है, उन दंगों को अगर सामान्य छुटपुट घटनाएं बताएगा तो पुलिस का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? ये क्या है? ये कुल मिलाकर वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक की राजनीति का आलम यह है कि वो कांग्रेस पार्टी जो कभी ये नारा देती थी कि ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर और मोहर लगेगी हाथ पे, आज स्थिति ऐसी हो गई है कि ना इंदिरा जी की बात पर, ना मोहर लगेगी हाथ पर, और कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण और जात पात पर, पूरी तरह से तुष्टीकरण और जात पात की राजनीति कर कर देश की एकता को तोड़ने के प्रयास किया जा रहा है। मित्रों, देश में लड़ाई तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण की है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर चलती है, लेकिन कांग्रेस अपने वोट बैंक की राजनीति कर रही है। आप सब लोग, आपकी कलम, आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं। आप अपनी कलम के माध्यम से, अपनी आवाज के माध्यम से जनता को जागृत करने का काम करते हैं। आपकी बात
गांव गांव ढाणी ढाणी तक पहुंचती है। लेकिन राजस्थान की जनता को ये सब बातें ध्यान में रहनी चाहिए कि पिछले 5 साल से राजस्थान ने क्या झेला है। जब रामनवमी का जुलूस हो, शोभा यात्राएं हो, सरकार उनको सुरक्षा देने में विफल रहती है, कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। और जब रमजान का महीना आता है तो सरकार के विद्युत विभाग का पत्र निकलता है कि रमजान का पवित्र महीना है, लाइट नहीं काटी जाए, स्पेशली ध्यान रखा जाए। ये कैसी राजनीति है मित्रों, बताइए आप। मेरा आप सब लोगों से, पत्रकार मित्रों से, बंधुओं से, भगिनियों से यही कहना है कि जिस तरह आप लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, सरकार की कमियों को जनता तक पहुंचाते हैं, निश्चित रूप से आप सब आवाज बनेंगे। और ये जो चीजें बार बार जो स्मृति से विलुप्त हो जाती हैं, इन सब चीजों को नीचे तक पहुंचाएंगे। तो हम सबको मिलके एक सशक्त राजस्थान का निर्माण करना है, एक विकसित राजस्थान का निर्माण करना है, एक भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान का निर्माण करना है, एक पेपर लीक मुक्त राजस्थान का निर्माण करना है, एक महिला अपराध मुक्त राजस्थान का निर्माण करना है, एक किसान की जो के साथ में अत्याचार हो रहा है उससे मुक्त राजस्थान का निर्माण करना है। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने। उन्होंने देश के सामने संकल्प लिया था, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को हम महत्व देंगे, राष्ट्र सर्वोपरि होगा, विकास हमारा केंद्र बिंदु होगा नीति और निर्णय का, और उसके साथ में विकास के साथ में हमारी प्राथमिकता सभी का सर्वांगीण विकास बिना भेदभाव के होगा। लेकिन जो गरीब है अंतिम पायदाने पर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो एकात्म मानवतावाद, और विशेष रूप से श्रद्धेय डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जो एक बहुत बड़ी वो थी कि गरीबों को सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय मिले, राजनीतिक न्याय तो मिला, लेकिन उसको लेके चले। और दूसरी तरफ राजस्थान के अंदर 2018 में जब सरकार आई, कुर्सी के झगड़े के अंदर जिस तरह का इन्होंने अपनी कुर्सी बचाओ अभियान में लड़ते रहे, और राजस्थान की जनता कुशासन, भ्रष्टाचार, जंगल राज और लॉ एंड ऑर्डर के लिए बिल्कुल तस्त हो गई। उसका परिणाम यह हुआ कि जब देश के अंदर भ्रष्टाचार या प्रदेश में बढ़ता है तो राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई। उसका सबसे नुकसान बड़ा होता है, उस गरीब को होता है, वंचित को होता है, शोषित को होता है, उस गरीब किसान को होता है, और उस महिला वर्ग को होता है, युवा को होता है। जिसमें सबसे ज्यादा अगर नुकसान होता है तो उस गरीब जिसके लिए वो न्याय, और इधर को केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं उनके बारे में भी आपको दूंगा कि एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया जाता है, चाहे उनके जो सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करने वालों का सम्मान की बात हो, चाहे उसके साथ में उनके जो जीवन से बुनियादी सुविधा उनको दिया जाना हो। माननीय प्रधानमंत्री ने आवास का भी व्यवस्था करी, बिजली की भी व्यवस्था करी, शौचालय की भी व्यवस्था करी, और 5 लाख करीब उनको स्वास्थ्य बीमा की भी योजना के लागू किया। इस तरह का किया, और 80 करोड़ लोग जो गरीब लोग थे उनको लिए कोरोना से लेकर के आज तक उनको अनाज भी मुफ्त दिया। लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने जिस तरह का यहाँ पर सबसे पहले कहा कि महिला दुष्कर्म के अंदर और दलित उत्पीड़न में जो कार्य हुआ है, राजस्थान पहले नंबर पर है। आपको ध्यान होगा, मैं पत्रकारों के माध्यम से राजस्थान की जनता को भी कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस के लोग आजादी के बाद में गरीबी हटाओ का नारा दिया करते, कई गरीबों के हम साथी हैं, लेकिन गरीबों को मुख्य धारा से इन्होंने हटा दिया। और जब अत्याचार की बात करते हैं तो आज करीब करीब 38,000 केस आपराधिक केस है, उसमें 35,000 के करीब ये महिलाओं के अत्याचार से संबंधित है, दलित समाज उसमें है, ST के भी कुछ मामले हैं। मैं ये कह सकता हूं कि आज की तारीख में जो क्राइम रिपोर्ट है और हमारी बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड डाटा उसके हिसाब से करीब करीब 22% उत्पीड़न के केस हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुए तो कौन हुए हैं? आज दलित समाज, गरीब समाज, वंचित समाज की महिलाओं के साथ में जिस तरह का हुआ, आए दिन का देखा आपने कि 17 इस तरह दुष्कर्म के केस आना, 7 की हत्या करना। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब इस सरकार आई थी 2019 मई 2019 के अंदर, आपने अलवर जिला के अंदर देखा, एक महीने में दैनिक भास्कर वाले मित्र हों तो उनको मालूम होगा कि एक महीने में 52 केस हुए थे, और उसके अंदर 50% करीब SC और ST के लोगों को अत्याचार हुए थे, जिसमें थाना गाजी की वो बच्ची जिसके साथ में गैंगरेप हुआ, और गैंगरेप होने के बाद में वो दोनों नव दंपति के सामने शर्म, पूरे राजस्थान को शर्म का सार
साथ साथ में पूरे भारत को किया। एफआईआर का लॉन्च नहीं हो रहा, मैं खुद उसमें गया था, लेकिन वहां के कलेक्टर और एसपी कहते कि उनके पास में गिड़गिड़ाई, लेकिन उसके बाद में बहुत देर बाद में एफआईआर क्लोज होना। हरीश जाटा, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, अरेस्ट किया। जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और संगठन वहां पर जाकर के उनको कहा गया, वहां के मंत्री अंदर बैठे रहे लेकिन बात करने को तैयार, चाहे वो थाना गाजी का मामला के साथ में हरीश जाटव की जिस तरह से उनको पीट करके उसकी हत्या कर दी गई थी, वो आपके सामने है। अगर मैं खाजूवाला की बात करूं कि जो रक्षक और भक्षक बन जाए, किस तरह से यानी रक्षा पुलिस की कस्टडी के अंदर महिला जाती है, उसके साथ में रेप होता है, उसके साथ में क्या एक्शन होता है, और इनके लिए सामान्य घटना होती है। भीलवाड़ा की घटना, किस तरह से एक महिला के रेप होता है, दुष्कर्म होता है, तो उस तरह के उसके बाद में टुकड़े करके उसको भट्टी में डाल दिया जाता है। ये दलित समाज के उत्थान की बात करने वाले दलित समाज को जब आजादी के बाद से ले रहे, आज वो सरेआम दलित समाज के लिए बड़े ऐसे दुष्ट और दुष्कर्मी हो रहे हैं, जिससे मैं कहता हूं कि राजस्थान की जो कुव्यवस्था अपनी कुर्सी के चक्कर में सबसे ज्यादा ये हुए। अभी अभी आपने देखा होगा नादौती का केस, क्या वो नादौती के, मैं स्वयं वहां पर जाकर के गया, 3 बहनें हैं, उनके पिताजी मजदूरी करते हैं, एक को 3:30 बजे वो उठा करके ले जाते हैं, बच्ची को सामने 5-6 लोग, और उसके बाद में उनके साथ में जिस दुष्कर्म करते हैं, दुष्कर्म ही नहीं करते, गोली से उसको मारने का पूरा प्रयास करते हैं। गोली से जब नहीं मरती है तो तेजाब डाल करके कुएं में फेंक दिया जाता है। कोशिश करते हैं कि इसके कम से कम एविडेंस खत्म हो जाए। इस तरह का केस उसको राहत के नाम पर क्या दिया, अभी तक भी उसको कहा था। एक छोटे से मामले में भाई आधा अभी इन्होंने बताया है, एक घटना होती है, हम कहते हैं कि मौत किसी भी तारीख से हो, लेकिन हम उसके संवेदनशील हैं, लेकिन एक तरह एक्सीडेंट होता है और 2 और 3 घंटे के अंदर 51 लाख रुपए दिए जाते हैं, नौकरी परमानेंट कर दी जाती है। लेकिन वो बच्ची जो नादौती के अंदर थी, जिसका पूरा का पूरा परिवार तहस नहस होगा, उसके लिए घोषणा करना नहीं, हम जैसे लोगों ने बहुत किया, उसके बाद में भी उसको राहत नहीं मिली है। एक घटना नहीं, आपने देखा कि किस तरह से निवस्त्र करके और जो एक दलित लड़की को आदिवासी क्षेत्र के अंदर घुमाया जाता है। लेकिन ये संवेदनहीन सरकार, और इसके बाद में प्रियंका जी जो इनकी नेत्री है, पहले भैया बहुत झूठ बोल करके 2018 के अंदर किसानों का वादा किया, गरीबों का वादा किया, ये करेंगे वो करेंगे, युवाओं को रोजगार देने के बजाय जब यह आती है तो वो प्रियंका जी एक लड़की जो कहा करती कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन उसके 2 शब्द इस तरह के 35,000 केस दुष्कर्म के, और उसके अंदर दलित समाज की वो बहन और बेटियां उनके पड़ोस के अंदर, जब निवाई के अंदर पिछली बार जब वो आई थी तो निवाई के अंदर घटना हुई, वहां पर दुष्कर्म हुआ, लेकिन प्रियंका जी के और उनके नेताओं के द्वारा किसी तरह का एक शब्द नहीं बोला गया।